नमस्कार। स्टोरी हैक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जी की एक शानदार कहानी, बड़े बाबू। ये कहानी मानवीय संवेदनाओं, समाज की सच्चाइयों और जीवन के मूल्यों को दर्शाती है। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना बड़े बाबू। 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट की लगातार और अनथक दौड़ धूप के बाद मैं आखिर अपनी मंजिल पर धड़ से पहुंच गया। बड़े बाबू के दर्शन हो गए। मिट्टी के गोले ने आग के गोले का चक्कर पूरा कर लिया। अब तो आप भी मेरी भूगोल की लियाकत के कायल हो गए, इसे रुपक न समझिएगा। बड़े बाबू में दोपहर के सूरज की गर्मी और रोशनी थी, और मैं क्या और मेरी बिसात क्या, एक मुट्ठी खाक। बड़े बाबू मुझे देखकर मुस्कुराए। हाय, यह बड़े लोगों की मुस्कुराहट। मेरा अधमरा सा शरीर कांपते लगा। जी में आया बड़े बाबू के कदमों पर बिछ जाऊं। मैं काफिर नहीं, गालिब का मुरीद नहीं। जन्नत के होने पर मुझे पूरा यकीन है, उतरा ही पूरा जितना अपने अंधेरे घर पर। लेकिन फरिश्ते मुझे जन्नत ले जाने के लिए आए तो भी यकीनन मुझे वह जबरदस्त खुशी न होती जो इस चमकती हुई मुस्कुराहट से हुई। आंखों में सरसों फूल गई। सारा दिल और दिमाग एक बगीचा बन गया। कल्पना ने मिस्र के ऊंचे महल बनाने शुरू कर दिए। सामने कुर्सियों, पर्दों और खस की टट्टियों से सजा सजाया कमरा था। दरवाजे पर उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई थी, और ईजानिब एक कुर्सी पर शान से बैठे हुए सबको उसका हिस्सा देने वाले खुदा के दुनियावी फर्ज अदा कर रहे थे। नजर मियाज का तूफान बरपा था, और मैं किसी तरफ आंख उठाकर न देखता था कि जैसे मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। अचानक एक शेर जैसी गरज ने मेरे बनते हुए महल में एक भूचाल चला दिया। क्या काम है? हाय रे, ये भोलापन! इस पर सारी दुनिया के हसीनों का भोलापन और बेपरवाही निसार है। इस ड्याढ़ी पर माथा रगड़ते रगड़ते 365 दिन, कई घंटे और कई मिनट गुजर गए। चौखट का पत्थर घिसकर जमीन से मिल गया। ईदू बिसाती की दुकान के आधे खिलौने और गोवर्धन हलवाई की आधी दुकान इसी ड्योढ़ी की भेंट चढ़ गई। और मुझसे आज सवाल होता है, क्या काम है? मगर नहीं, यह मेरी ज्यादती है, सरासर जुल्म। जो दिमाग बड़े बड़े मुल्की और माली तमद्दुनी मसलों में दिन रात लगा रहता है, जो दिमाग डॉक्यूमेंटों, सर्कुलरों, परवानों, हुक्मनामों, नक्शों वगैरह के बोझ से दबा जा रहा हो, उसके नजदीक मुझ जैसे खाक के पुतले की हंसती ही क्या। मच्छर अपने को चाहे हाथी समझ ले, पर बैल के सींग को उसकी क्या खबर। मैंने दबी जबान में कहा, हुजूर की कदमबोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू गरजे, क्या काम है? अब की बार मेरे रोए खड़े हो गए। खुदा के फजल से लहीम शहीम आदमी हूं। जिन दिनों कॉलेज में था, मेरे डील डॉल और मेरी बहादुरी और दिलेरी की धूम थी। हॉकी टीम का कप्तान, फुटबॉल टीम का नायब कप्तान और क्रिकेट का जनरल था। कितने ही गोरों के जिस्म पर अब भी मेरी बहादुरी के दाग बाकी होंगे। मुमकिन है 2-4 अब भी बैसाखियां लिए चलते या रेंगते हों। बंबई क्रॉनिकल और टाइम्स में मेरे गेंदों की धूम थी। मगर इस वक्त बाबू साहब की गरज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। कांपते हुए बोला, हुजूर की कदमबोसी के लिए हाजिर हुआ। बड़े बाबू ने अपना स्लीपरदार पैर मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, शौक से लीजिए, यह कदम हाजिर है। जितने बोसे चाहे लीजिए, बेहिसाब मामले हैं। मुझसे कसम ले लीजिए जो मैं गिनूं। जब तक आपका मुंह न थक जाए, ले जाइए। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशनसीबी का क्या मौका होगा। औरों को जो बात बड़े झपतप, बड़े संयम व्रत से मिलती है, वह मुझे बैठे बिठाए बगैर हड़ फिटकरी लगाए हासिल हो गई। वल्लाह, हूं मैं भी खुशनसीब। आप अपने दोस्त अहबाब, आत्मीय स्वजन जो हों, उन सबको लाएं तो और भी अच्छा। मेरे यहां सबको छूट है। हंसी के पर्दे में ये जो जुल्म बड़े बाबू कर रहे थे, उस पर शायद अपने दिल में उनको नाज हो। इस मनहूस तकदीर का बुरा हो जो इस दरवाजे का भिखारी बनाए हुए है। जी में तो आया कि हजरत के बढ़े हुए पैर को खींच लूं और आपको जिंदगी भर के लिए सबक दे दूं कि बदनसीबों से दिल लगी करने का यह मजा है। मगर बदनसीबी अगर दिल पर जबर न कराए, जिल्लत का एहसास न पैदा करे, तो वह बदनसीबी क्यों कहलाए। मैं भी एक जमाने में इसी तरह लोगों को तकलीफ पहुंचाकर हंसता था। उस वक्त इन बड़े बाबुओं की मेरी निगाह में कोई हस्ती न थी। कितने ही बड़े बाबुओं को रुलाकर छोड़ दिया। कोई ऐसा प्रोफेसर न था जिसका चेहरा मेरी सूरत देखते ही पीला न पड़ जाता हो। हजार हजार रुपया पाने वाले प्रोफेसरों की मुझसे कोर दबकी थी। ऐसे क्लर्कों को मैं समझता ही क्या था। लेकिन अब वह जमाना कहां। दिल में पछताया कि नाहक कदमबोसी का लफ्ज जबान पर लाया, मगर अपनी बात कहना जरूरी था। मैं पक्का इरादा करके अय्या था कि उस ड्योढ़ी से आज कुछ लेकर ही उठूंगा। मेरे धीरज और बड़े बाबू के इस तरह जानबूझकर
अनजान बनने में रस्साकशी थी। दबी जबान से बोला, हुजूर, ग्रेजुएट हूं। शुक्र है, हजार शुक्र है। बड़े बाबू हंसे, जैसे हांडी उबल पड़ी हो। वह गरज और वह करख्त आवाज न थी। मेरा माथा रगड़ना आखिर कहां तक असर न करता। शायद असर को मेरी दुआ से दुश्मनी नहीं। मेरे कान बड़ी बेकरारी से वे लफ्ज सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे जिनसे मेरी रूह को खुशी होगी। मगर आह, जितनी मायूसी इन कानों को हुई है उतनी शायद पहाड़ खोदने वाले फरहाद को भी न हुई होगी। वह मुस्कुराहट न थी, मेरी तकदीर की हंसी थी। हुजूर ने फरमाया, बड़ी खुशी की बात है। मुल्क और कौम के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मेरी दिली तमन्ना है मुल्क का हर एक नौजवान ग्रेजुएट हो जाए। ये ग्रेजुएट जिंदगी के जिस मैदान में जाए उस मैदान को तरक्की ही देगा। मुल्की, माली, तमद्दुनी, मजहबी गरज की हर एक किस्म की तहरीक का जन्म और तरक्की ग्रेजुएटों ही पर मुनहसर है। अगर मुल्क में ग्रेजुएटों का यह अफसोसनाक अकाल न होता तो असहयोग की तहरीक क्यों इतनी जल्दी मुर्दा हो जाती। क्यों बने हुए रंगे सियार, दगाबाज जरपस्त लीडरों को डाकेजनी के ऐसे मौके मिलते। तबलीग क्यों मुबल्लिगे अलैहिस्सलाम की इल्लत बनती। ग्रेजुएट में सच और झूठ की परख, निगाह का फैलाव और जांचने तोलने की काबिलियत होना जरूरी बात है। मेरी आंखें तो ग्रेजुएटों को देखकर नशे के दर्जे तक खुशी से भर उठती है। आप भी खुदा के फजल से अपनी किस्म की बहुत अच्छी मिसाल हैं, बिल्कुल अप टू डेट। ये शेरवानी तो बरकत एंड को की दुकान की सिली हुई होगी। जूते भी डासन के हैं। क्यों ना हो, आप लोगों ने कौम की जिंदगी के मयार को बहुत ऊंचा बना दिया है और अब वह बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंचेगी। ब्लैकबर्ड पेन भी है, वेस्ट एंड की रिस्ट वॉच भी है। बेशक अब कौमी बेड़े को ख्वाजा खिजर की जरूरत भी नहीं, वह उनकी मिन्नत न करेगा। हाय तकदीर और वाय तकदीर, अगर जानता कि यह शेरवानी और फाउंटेन पेन और रिस्टवाज यूं मजाक का निशाना बनेगी तो दोस्तों का एहसान क्यों लेता। नमाज बख्शवाने आया था, रोजे गले पड़े, किताबों में पढ़ा था गरीबी की हुलिया ऐलान है अपनी नाकामी का, न्योता देना है अपनी जिल्लत को। तजुर्बा भी यही कहता था। चीथड़े लगाए हुए भिखमंगों को कितनी बेदर्दी से दुत्कारता हूं, लेकिन जब कोई हजरत सूफी साफी बने हुए, लंबे लंबे बाल कंधों पर बिखेरे, सुनहरा अमामा सर पर बांका तिरछा शान से बांधे, संदली रंग का नीचा कुर्ता पहने कमरे में आप पहुंचते हैं तो मजबूर होकर उनकी इज्जत करनी पड़ती है और उनकी पाकीज़गी के बारे में हजारों शुबहे पैदा होने पर भी छोटी छोटी रकम जो उनकी नजर की जाती है वह एक दर्जन भिखारियों को अच्छा खाना खिलाने के सामान इकट्ठा कर देती। पुरानी मसल है, भेस से ही भीख मिलती है। पर आज यह बात गलत साबित हो गई। अब बीवी साहिबा की वह तंबीह याद आई जो उसने चलते वक्त दी थी। क्यों बेकार अपनी बेइज्जती कराने जा रहे हो। वह साफ समझेंगे कि यह मांगे जांचे का ठाठ है। ऐसे रईस होते तो मेरे दरवाजे पर आते क्यों। उस वक्त मैंने इस तंबीह को बीवी की कम निगाह और उसका गंवारपन समझा था, पर अब मालूम हुआ कि गंवारी ने भी कभी कभी सूझ की बातें कहते हैं। मगर अब पछताना बेकार है। मैंने आजिज़ी से कहा, हुजूर, कहीं मेरी भी परवरिश फरमाए। बड़े बाबू ने मेरी तरफ इस अंदाज से देखा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया का कोई जानवर हूं और बहुत दिलासा देने के लहजे में बोले, आपकी परवरिश खुदा करेगा। वही सबका रज्जाक है। दुनिया जब से शुरू हुई तब से तमाम शायर, हकीम और औलिया यही सिखाते आए हैं कि खुदा पर भरोसा रख, और हम हैं कि उनकी हिदायत को भूल जाते हैं। लेकिन खैर, मैं आपको नेक सलाह देने में कंजूसी न करूंगा। आप एक अखबार निकाल लीजिए। यकीन मानिए, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, और आप तो खुदा के फजल से ग्रेजुएट हैं। स्वादिष्ट तिलाओं और स्तंभन बटियों के नुस्खे लिखिए। तिब्बे अकबर में आपको हजारों नुस्खे मिलेंगे। लाइब्रेरी जाकर नकल कर लाइए और अखबार में नए नाम से छापिए। कोक शास्त्र तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर ना पढ़ा हो तो एक बार पढ़ जाइए और अपने अखबार में शादी के मर्जों के तरीके लिखिए। कामेंद्रिय के नाम जितने ज्यादा आ सके बेहतर है। फिर देखिए कैसे डॉक्टर और प्रोफेसर और डिप्टी कलेक्टर आपके भक्त हो जाते हैं। इसका ख्याल रहे कि यह काम हकीमाना अंदाज से किया जाए। व्यापारी और हकीमाना अंदाज में थोड़ा फर्कट है। व्यापारी सिर्फ अपनी दवाओं की तारीफ करता है, हकीम परिभाषाओं और सूक्तियों को खोलकर अपने लेखों को इल्मी रंग देता है। व्यापारी की तारीफ से लोग चिढ़ते हैं, हकीम की तारीफ भरोसा दिलाने वाली होती है। अगर इस मामले में कुछ समझने बूझने की जरूरत हो तो रिसाला दरवेश हाजिर है। अगर इस काम में आपको कुछ दिक्कत मालूम होती हो तो स्वामी श्रद्धानंद की खिदमत में जाकर शुद्ध पर आमादगी जाहिर कीजिए। फिर देखिए आपकी कितनी खातिर तवाज़ो होती है। इतना समझाए देता हूं कि शुद्ध के लिए फौरन तैयार ना हो जाइएगा।
पहले दिन तो 2-4 हिंदू धर्म की किताबें मांग लाइएगा। एक हफ्ते के बाद जाकर कुछ ऐतराज कीजिएगा, मगर ऐतराज ऐसे हो जिनका जवाब आसानी से दिया जा सके। इससे स्वामी जी को आपकी छानबीन और जानने की ख्वाहिश का यकीन हो जाएगा। बस आपकी चांदी है। आप इसके बाद इस्लाम की मुखालिफत पर 2-1 मजमून या मजमूनों का सिलसिला किसी हिंदू रिसाले में लिख देंगे तो आपकी जिंदगी और रोटी का मसला हल हो जाएगा। इससे भी सरल एक नुस्खा है, तबलीगी मिशन में शरीक हो जाइए। किसी हिंदू औरत, खासकर नौजवान बेवा, पर डोरे डालिए। आपको यह देखकर हैरत होगी कि वह कितनी आसानी से आपसे मोहब्बत करने लग जाती है। आप उसकी अंधेरी जिंदगी के लिए एक मशाल साबित होंगे। वह उज नहीं करती, शौक से इस्लाम कबूल कर लेगी। बस अब आप शहीदों में दाखिल हो गए। अगर जरा एहतियात से काम करते रहें तो आपकी जिंदगी बड़े चैन से गुजरेगी। एक ही खेवे में दीनों दुनिया दोनों ही पार हैं। जनाब लीडर बन जाएंगे वल्लाह। एक हफ्ते में आपका शुमार नामी गरामी लोगों में होने लगेगा, दीन के सच्चे पैरोकार। हजारों सीधे साधे मुसलमान आपको दीन की डूबती हुई किश्ती का मल्लाह समझेंगे। फिर खुदा के सिवा और किसी को खबर ना होगी कि आपके हाथ क्या आता है और वह कहाँ जाता है। और खुदा कभी राज नहीं खोला करता, ये आप जानते ही हैं। ताज्जुब है कि इन मौकों पर आपकी निगाह क्यों नहीं जाती। मैं तो बुढ़ा हो गया और अब कोई नया काम नहीं सीख सकता, वरना इस वक्त लीडरों का लीडर होता। इस आग की लपट जैसे मजाक ने जिस्म में शोले पैदा कर दिए। आंखों से चिंगारियां निकलने लगीं। धीरज हाथ से छूटा जा रहा था, मगर कहरे दरवेश बर जाने, दरवेश भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर के मुताबिक सर झुकाकर खड़ा रहा। जितनी दलीलें दिमाग में कई दिनों से चुन चुन कर रखी थीं, सब धरी रह गईं। बहुत सोचने पर भी कोई नया पहलू ध्यान में ना आया। यूं खुदा के फजल से बेवकूफ या कुंद जहन नहीं हूं, अच्छा दिमाग पाया है। इतने सोच विचार से कोई अच्छी सी गजल हो जाती, पर तबीयत ही तो है, न लड़ी। इत्तफाक से जेब में हाथ डाला तो अचानक याद आ गया कि सिफारिशी खतों का एक पोथा भी साथ लाया हूं। रोब का दिमाग पर क्या असर पड़ता है, इसका आज तजुर्बा हो गया। उम्मीद से चेहरा फूल की तरह खिल उठा। खतों का पुलिंदा हाथ में लेकर बोला, हुजूर, ये चंद खत हैं, इन्हें मुलाहिजा फरमा लें। बड़े बाबू ने बंडल लेकर मेज पर रख दिया और उस पर एक उड़ती हुई नजर डालकर बोले, आपने अब तक इन मोतियों को क्यों छिपा रखा था? मेरे दिल में उम्मीद की खुशी का एक हंगामा बरपा हो गया। जबान जो बंद थी खुल गई। उमंग से बोला, हुजूर की शान शौकत ने मुझ पर इतना रोब डाल दिया और कुछ ऐसा जादू कर दिया कि मुझे इन खतों की याद न रही। हुजूर से मैं बिना नमक मिर्च लगाए सच सच कहता हूं कि मैंने इनके लिए किसी तरह की कोशिश या सिफारिश नहीं पहुंचाई, किसी तरह की दौड़ भाग नहीं की। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप इनके लिए ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग करने में भी अपनी ताकत खर्च करते तो भी मैं आपको इसके लिए बुरा भला न कहता। आप बेशक बड़े खुशनसीब हैं कि यह नायाब चीज आपको बेमांग मिल गई। इसे जिंदगी के सफर का पासपोर्ट समझिए। वाह, आपको खुदा के फजल से एक एक से एक कद्रदान नसीब हुए। आप ज़हीन हैं, सीधे सच्चे हैं, बेलौस हैं, फर्मा बरदार हैं। ओफो, आपके गुणों की तो कोई इंतहा ही नहीं है। कसम खुदा की, आप में तो तमाम भीतरी और बाहरी कमाल भरे हुए हैं। आप में सूझबूझ, गंभीरता, सच्चाई, चौकसी, कुलीनता, शराफत, बहादुरी सभी गुण मौजूद हैं। आप तो नुमाइश में रखे जाने के काबिल मालूम होते हैं कि दुनिया आपको हैरत की निगाह से देखे तो दांतों तले उंगली दबाए। आज किसी भले का मुंह देखकर उठा था कि आप जैसे पाकीज़ा आदमी के दर्शन हुए। ये वे गुण हैं जो जिंदगी के हर एक मैदान में आपको शोहरत की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी आप जैसे गुणियों की शान के काबिल नहीं। आपको यह कब गवारा होगा? इस दायरे में आते ही आदमी बिल्कुल जानवर बन जाता है। बोलिए, आप इसे मंजूर कर सकते हैं? हरगिज नहीं। मैंने डरते डरते कहा, जनाब, जरा इन लफ्जों को खोलकर समझा दीजिए। आदमी के जानवर बन जाने से आपकी क्या मंशा है? बड़े बाबू ने त्योरी चढ़ाते हुए कहा, या तो कोई पेचीदा बात न थी जिसका मतलब खोलकर बतलाने की जरूरत हो, तब तो मुझे बात करने के अपने ढंग में कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। इस दायरे के उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी और लाजिमी सिफत सूझबूझ है। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह इस लफ्ज से अदा होता है या नहीं। इसका अंग्रेजी लफ्ज है इंट्यूशन, इशारे के असली मतलब को समझना। मसलन अगर सरकार बहादुर यानी हाकिम जिला को शिकायत हो कि आपके इलाके में इनकम टैक्स कम वसूल होता है, तो आपका फर्ज है कि उसमें अंधाधुंध इजाफा करें, आमदनी की परवाह न करें। आमदनी का बढ़ना आपकी सूझबूझ पर मुनहसर है। एक हल्की सी धमकी काम कर जाएगी और इनकम टैक्स दुगुना तिगुना हो जाएगा। यकीनन आपको इस तरह अपना ज़मीर, अंतःकरण बेचना गवारा न होगा।
मैंने समझ लिया कि मेरा इम्तिहान हो रहा है। आशिकों जैसे जोश और सरगर्मी से बोला, मैं तो इसे ज़मीर बेचना नहीं समझता, ये तो नमक का हक्का है। मेरा ज़मीर इतना नाजुक नहीं है। बड़े बाबू ने मेरी तरफ कदरदानी की निगाह से देखकर कहा, शाबाश, मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आप मुझे होनहार मालूम होते हैं, लेकिन शायद ये दूसरी शर्त आपको मंजूर ना हो। इस दायरे के मुरीदों के लिए दूसरी शर्त यह है कि वह अपने को भूल जाएं। कुछ आया आपकी समझ में? मैंने दबी जबान में कहा, जनाब को तकलीफ तो होगी, मगर जरा फिर इसको खोलकर बतला दीजिए। बड़े बाबू ने त्योरियों पर बल देते हुए कहा, जनाब, ये बार बार का समझाना मुझे बुरा मालूम होता है। इससे ज्यादा आसान तरीके पर ख्यालों को जाहिर नहीं कर सकता। अपने को भूल जाना बहुत ही आम मुहावरा है। अपनी खुदी को मिटा देना, अपनी शख्सियत को फना कर देना, अपनी पर्सनैलिटी को खत्म कर देना। आपकी वजह कज़ा से, आपके बोलने, बात करने के ढंग से, आपके तौर तरीकों से आपकी हिंदियत मिट जानी चाहिए। आपके मजहबी, अखलाकी और तमद्दुनी असरों का बिल्कुल गायब हो जाना जरूर है। मुझे आपके चेहरे से मालूम हो रहा है कि इस समझाने पर भी आप मेरा मतलब नहीं समझ सके। सुनिए, आप गालिबन मुसलमान हैं। शायद आप अपने अकीदों में बहुत पक्के भी हों। आप नमाज और रोजे के पाबंद हैं। मैंने फख्र से कहा, मैं इन चीजों का उतना ही पाबंद हूं जितना कोई मौलवी हो सकता है। मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई, सिवाय उन वक्तों के जब मैं बीमार था। बड़े बाबू ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आपके अच्छे अखलाक ही कह देते हैं, मगर इस दायरे में आकर आपको अपने अकीदे और अमल में बहुत कुछ काट छांट करनी पड़ेगी। यहां आपका मजहब मजहबियत का जामा अख्तियार करेगा। आप भूलकर भी अपनी पेशानी को किसी सिजदे में न झुकाएं, कोई बात नहीं। आप भूलकर भी ज़कात के झगड़े में न फंसे, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने मजहब के नाम पर फरियाद करने के लिए हमेशा आगे रहना और दूसरों को आमादा करना होगा। अगर आपके जिले में 2 डिप्टी कलेक्टर हिंदू हैं और मुसलमान सिर्फ 1, तो आपका फर्ज होगा कि हिज एक्सीलेंसी गवर्नर की खिदमत में एक डेपुटेशन भेजने के लिए कौम के रईसों में आमादा करें। अगर आपको मालूम हो कि किसी म्यूनिसिपैलिटी ने कसाईयों को शहर से बाहर दुकान रखने की तजवीज पास कर दी है, तो आपका फर्ज होगा कि कौम के चौधरियों को उस म्यूनिसिपैलिटी का सिर तोड़ने के लिए तहरीक करें। आपको सोते जागते, उठते बैठते जात पौंत का राग अलापना चाहिए। मसलन इम्तिहान के नतीजों में अगर आपको मुसलमान विद्यार्थियों की संख्या मुनासिब से कम नजर आए, तो आपको फौरन चांसलर के पास एक गुमनाम खत लिख भेजना होगा कि इस मामले में जरूर ही सख्ती से काम लिया गया है। ये सारी बातें उसी इंट्यूशन वाली शर्त के भीतर आ जाती है। आपको साफ साफ शब्दों में या इशारों से यह काम करने से लिए हिदायत न की जाएगी। सब कुछ आपकी सूझ पर मुनहसर होगा। आप में यह जौहर होगा तो आप एक दिन जरूर ऊंचे ओहदे पर पहुंचेंगे। आपको जहां तक मुमकिन हो अंग्रेजी में लिखना और बोलना पड़ेगा। इसके बगैर हुक्काम आपसे खुश न होंगे, लेकिन कौमी जबान की हिमायत और प्रचार की सदा आपकी जबान से बराबर निकलती रहनी चाहिए। आप शौकत से अखबारों का चंदा हजम करें, मंगनी की किताबें पढ़ें, चाहे वापसी के वक्त किताब के पच्चेंस जाने के कारण आपको माफी ही क्यों न मांगनी पड़े, लेकिन जबान की हिमायत बराबर जोरदार तरीके से करते रहिए। खुलासा यह कि आपको जिसका खाना उसका गाना होगा। आपको बातों से, काम से और दिल से अपने मालिक की भलाई में और मजबूती से उसको जमाए रखने में लगे रहना पड़ेगा। अगर आप ये ख्याल करते हो कि मालिक की खिदमत के जरिए कौम की खिदमत की करूंगा, तो ये झूठ बात है, पागलपन है, हिमाकत है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। फरमाइए, आप इस हद तक अपने को भूल सकते हैं? मुझे जवाब देने में जरा देर हुई। सच यह है कि मैं भी आदमी हूं और 20वीं सदी का आदमी हूं। मैं बहुत जागा हुआ ना सही, मगर बिल्कुल सोया हुआ भी नहीं हूं। मैं भी अपने मुल्क और कौम को बुलंदी पर देखना चाहता हूं। मैंने तारीख पढ़ी है और उससे इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि मजहब दुनिया में सिर्फ एक है और उसका नाम है दर्द। मजहब की मौजूदा सूरत धड़ेबंदी के सिवाय और कोई हैसियत नहीं रखती। खतने या छोटी से कोई बदल नहीं जाता। पूजा के लिए कलिसा, मस्जिद, मंदिर की मैं बिल्कुल जरूरत नहीं समझता। हाँ, यह मानता हूं कि घमंड और खुदगर्जी को दबाए रखने के लिए कुछ करना जरूरी है। इसलिए नहीं कि उससे मुझे जन्नत मिलेगी या मेरी मुक्ति होगी, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मुझे दूसरों के हक छीनने से नफरत होगी। मुझ में खुद ही का खासा झुज मौजूद है। यूं अपनी खुशी से कहिए तो आपकी जूतियों सीधी करूं, लेकिन हुकूमत की बर्दाश्त नहीं। महकूम बनना शर्मनाक समझता हूं। किसी गरीब को जुल्म का शिकार होते देखकर मेरे खून में गर्मी पैदा हो जाती है। किसी से दबकर रहने से मर जाना बेहतर समझता हूं, लेकिन ख्याल हालतों पर तो फतह नहीं पा सकता। रोजी फिक्र तो सबसे बड़ी। इतने दिनों के बाद बड़े बाबू की निगाहें क्रम को अपनी ओर मुड़ता देखकर
मैं इसके सिवा कि अपना सिर झुका दूं दूसरा कर ही क्या सकता था। बोला, जनाब, मेरी तरफ से भरोसा रखें, मालिक की खिदमत में अपनी तरफ से कुछ उठा ना रखूंगा। गैरत को फना कर देना होगा, मंजूर। शराफत के जज्बों को उठाकर ताक पर रख देना होगा, मंजूर। मुखबिरी करनी पड़ेगी, मंजूर। तो बिस्मिल्लाह, कल से आपका नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में लिख दिया जाएगा। मैंने सोचा था कल से कोई जगह मिल जाएगी, इतनी जिल्लत कबूल करने के बाद रोजी की फिक्र से तो आजाद हो जाऊंगा। अब यह हकीकत खुली, बरबस मुंह से निकला, और जगह कब तक मिलेगी। बड़े बाबू हंसे, वही दिल दुखाने वाली हंसी जिसमें तौहीन का पहलू खास था। जनाब, मैं कोई ज्योतिषी नहीं, कोई फकीर दरवेश नहीं, बेहतर है इस सवाल का जवाब आप किसी औलिया से पूछें। दस्तरखान बिछा देना मेरा काम है, खाना आएगा और वह आपके हलक में जाएगा, ये पेशीन गोई मैं नहीं कर सकता। मैंने मायूसी के साथ कहा, मैं तो इससे बड़ी इनायत का मुंतजिर था। बड़े बाबू कुर्सी से उठकर बोले, कसम खुदा की, आप परले दर्जे के कूड़मग्ज आदमी हैं, आपके दिमाग में भूसा भरा है। दस्तरखान का आ जाना आप कोई छोटी बात समझते हैं? इंतजार का मजा आपकी निगाह में कोई चीज ही नहीं। हालांकि इंतजार में इंसान उम्रें गुजार सकता है। अमलों से आपका परिचय हो जाएगा, मामले बिठाने सौदे पटाने के सुनहरे मौके हाथ आएंगे। हुक्काम के लड़के पढ़ाइए, अगर गंडे तावीज का फन सीख लीजिए तो आपके हक में बहुत मुफीद हो। कुछ हकीमी भी सीख लीजिए, अच्छे होशियार सुनारों से दोस्ती पैदा कीजिए, क्योंकि आपको उनसे अक्सर काम पड़ेगा। हुक्काम की औरतें आप ही के मार्फत अपनी जरूरतें पूरी कराएंगी, मगर इन सब लटकों से ज्यादा कारगर एक और लटका है। अगर वह हुनर आप में है तो यकीनन आपके इंतजार की मुद्दत बहुत कुछ कम हो सकती है। आप बड़े बड़े हाकिमों के लिए तफरीह का सामान जुटा सकते हैं। बड़े बाबू मेरी तरफ कनखियों से देखकर मुस्कुराए। तफरीह के सामान से उनका क्या मतलब है, यह मैं ना समझ सका, मगर पूछते हुए भी डर लगता था कि कहीं बड़े बाबू बिगड़ न जाएं और फिर मामला खराब हो जाए। एक बेचैनी किसी हालत में जमीन की तरफ ताकने लगा। बड़े बाबू ताड़ तो गए कि इसकी समझ में मेरी बात ना आई, लेकिन अब की उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़े, न ही उनके लहजे में हमदर्दी की झलक फरमाई। यह तो गैर मुमकिन है कि आपने बाजार की सैर न की हो। मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं हुजूर, बंदा इस कूचे को बिल्कुल नहीं जानता। बड़े बाबू, तो आपको इस कूचे की खाक छाननी पड़ेगी। हाकिम भी आंख कान रखते हैं। दिन भर की दिमागी थकन के बाद स्वभावत रात को उनकी तबीयत तफरीह की तरफ झुकती है। अगर आप उनके लिए आंखों को अच्छा लगने वाले रुप और कानों को भाने वाले संगीत का इंतजाम सस्ते दामों कर सकते हैं या कर सकें तो। मैंने किसी कदर तेज होकर कहा, आपका कहने का मतलब यह है कि मुझे रुप की मंडी की दलाली करनी पड़ेगी? बड़े बाबू, तो आप तेज क्यों होते हैं? अगर अब तक इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझे तो यह मेरा कसूर है या आपकी अक्ल का। मेरे जिस्म में आग लग गई। जी में आया कि बड़े बाबू को जुजुत्सु के 2-4 हाथ दिखाऊं, मगर घर की बेसरो सामानी का ख्याल आ गया। बीवी की इंतजार करती हुई आंखें और बच्चों की भूखी सूरतें याद आ गईं। जिल्लत का एक दरिया हल्का से नीचे ढकेलते हुए बोला, जी नहीं, मैं तेज नहीं हुआ था। ऐसी बेअदबी मुझसे नहीं हो सकती। आंखों में आंसू भरकर, जरूरत ने मेरी गैरत को मिटा दिया है। आप मेरा नाम उम्मीदवारों में दर्ज कर दें। हालात मुझसे जो कुछ कराएंगे वह सब करूंगा और मरते दम तक आपका एहसानमंद रहूंगा। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े बाबू। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और शानदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए स्टोरी हैक्स के साथ। हमें फॉलो करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।